गुड मॉर्निंग क्लास 11th। अभी इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको किया था गौरी के पिता राधा कृष्ण के भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से कुंती यानी जो गौरी की माँ है उसने जान लिया कि वहाँ भी काम नहीं बना। गौरी अपने माता पिता दोनों की दृष्टि से बसती हुई अपने आप को अपराधनी समझ रही है और साथ ही साथ उसको लगता है आत्मग्लानि एवं क्षोभ से उसका रोम रोम व्यथित हो उठा। अब आगे आप देखिएगा इसके आगे का कि पेज नंबर 14 का जो लास्ट पेज है, आप मेरे पास पुरानी बुक है, आप लोग की जो बुक है उसके हिसाब से देखिएगा, यानी 3rd पैराग्राफ से स्पर्श कर रही हूँ। गौरी, वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह वर्णा भर जानती थी। हमारे यहाँ हिंदी के जो महीने होते हैं, जो चैत्र वैशाख जेठ, जिस प्रकार इस समय आपका चल रहा है सावन इत्यादि जो समाप्त होने वाला है, उस सावन के महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जो कि अमावस्या के दिन समाप्त होता है और इधर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, और फिर से जो नया महीना आता वह भी ऐसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। पूनों यहाँ पे पूर्णिमा, जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चांद पूरा खिला हुआ रहता है, सुंदरता से भरा होता है, ठीक उसी प्रकार से गौरी भी उम्र हो रही थी, जिसके कारण कि वह पूर्णिमा के चांद की तरह सुंदर और उसकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। घटने का जिसके पास कोई साधन न था, क्योंकि पूर्णिमा आने तक अमावस्या से जो दूसरे दिन होता है उस दिन आप देखिए तो एक पतली सी रेखा आती है और फिर वही रेखा धीरे धीरे बड़े होते हुए पूर्ण चंद्रमा का रूप ले लेती थी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि अब वह आगे बढ़ ही रही है तो घटने का नाम नहीं। राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। सामग्री यानी वस्तु, और साथ ही साथ जब हमारे यहाँ अनेक प्रकार के आक्रमण हुए उस समय स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें क्योंकि आज जो महिला सशक्तिकरण और सब कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आज नारी क्यों आवाज़ उठाने लगी है। जब हमारे यहाँ आक्रमण होने लगे थे या जब हमारे यहाँ अनेक प्रकार के अंधविश्वास, बाल विवाह, विधवा विवाह, जौहर व्रत, सती प्रथा, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि स्त्रियों को एक वस्तु की तरह समझा जाने लगा कि उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। तो जब खरीदा और बेचा जा सकता है तो माता पिता को अपनी उस कन्या के द्वारा ही अपनी इज्जत की रक्षा करनी थी। इसीलिए अब वह क्या हो गई हैं, वह उनके लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। यही चीज़ सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना था। उसका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे। योग्यता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और हर माता पिता यही चाहते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ करें जो कि योग्य हो, अर्थात वह पढ़ा लिखा संपन्न परिवार का हो, संस्कारिक हो। इसीलिए राधा कृष्ण के लिए अब अपनी लड़की चिंता की सामग्री हो गई थी। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। क्योंकि वह योग्य वर के साथ, लड़की उनकी सुंदर थी, सब कुछ थी, लेकिन कारण क्या था, कठिनाई क्या थी? क्योंकि उन्हें योग्य वर चाहिए था। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यथेष्ट माने उचित, यथा इच्छा, जिनकी जितनी इच्छा होती थी, जब वह योग्य वर के लिए जाते थे तो वहाँ पर लोगों की मांग होती थी, जिनको कि हम लोग दहेज शब्द कहते थे। तो योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था। आप अंडरलाइन, जब गौरी के चरित्र का है इसलिए आप डाल दीजिएगा 19वां साल चल रहा। बस आप सिर्फ अंडरलाइन क्या करेंगे, 19वां। जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही एग्ज़ाम टाइम तक वो याद आ गया रहेगा। 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे उसके हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। जो मुख्य पॉइंट होते हैं, आपके पास पेन से लो,
आपके पास मार्कर हो, आप सिर्फ उस पर अंडरलाइन करिए। क्यों? क्योंकि आपको पूरी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो आपके मार्क्स 1 मार्क्स का या जो रेफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें टू द पॉइंट आता है। अब वह उनकी किस नंबर की संतान थी, आप सिर्फ लिख देंगे अकेली संतान थी। छुटपन से ही, छुटपन यानी बालपन से ही गौरी का बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती, अर्थात चाहे वह उचित मांग करे या अनुचित मांग करे, लेकिन जो भी उसकी हट या जिद होती थी वह माता पिता पूरी करते थे। क्यों? क्योंकि वह उनकी अकेली संतान। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला। आपको पॉइंट कितना मिल गया? निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से कोई हटा नहीं सकता। अभी आपको लगेगा ना कि माता पिता उसके उचित अनुचित सभी हटों को पूरा करते थे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यह कह दिया गया कि वह कोई भी बात को जब सोच समझ करके कह देती थी, तो सोच समझ करके दो चीज़ होती है, हम किसी भी बात को करने लगते हैं तो एक हमारा मन होता है, एक बुद्धि होती है। आप ही हैं, आपको मित्रों के संग घूमने, आपको मालूम है आपने आज अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मुझे इस दिन ये सब्जेक्ट इस टाइम पर करना है, लेकिन उसी में आपके मित्र का फ़ोन आ जाता है कि नहीं चलो क्रिकेट खेलते हैं या घूमते हैं। उस समय आपका क्या करेगा? मन तो करेगा, लेकिन बुद्धि और विवेक जब आप सोचेंगे समझेंगे तब आपकी बुद्धि, यही इसीलिए बेटा कहा जाता है कि मनुष्य में और पशु में अंतर सिर्फ, मनुष्य भी वही खाता पीता सोता है, पशु भी, लेकिन मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि और विवेक है, सोच और समझ है। उसी बुद्धि और विवेक के कारण मनुष्य और पशु में अंतर है। इसीलिए कहा गया कि वह जो कुछ भी सोच समझ कर दे, फिर उसे कोई उसे हटा ना सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए चिंतित क्यों। निर्भीक भी थी, दृढ़ निश्चयी भी थी, हठीली भी थी, सोच समझ के कहती थी, इसीलिए जो भी उसकी उचित अनुचित मांग होती थी वह सब पूरी की जाती थी। और वह चाहती थी कि पिता से साफ साफ पूछे कि वह कोई क्यों इतना परेशान उसके विवाह के लिए रहते हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या। माता पिता आपके भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आपके जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है वह आपसे कहीं अधिक। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र हुई, उन्हें अनुभव है, लेकिन आप उस समय नहीं समझ पाते कि वह आपको क्यों रोक रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर वह यही कह रही है कि फिर पात्र और कुपात्र क्या, योग्य और अयोग्य क्या है। विवाह करना है, कर दें किसी के साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहे। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता उससे सही नहीं जाती, क्योंकि भाई पुत्री है ना, और वह पुत्री अपने सामने अपने पिता को इस तरह से चिंतित और लोगों के दरवाजे से जा कर के अपमानित होकर के लौटने हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने कहा है कि फिर पात्र और कुपात्र क्या, वह किसी के साथ कर दें, वह सुखी और संतुष्ट रहेगी। किंतु संकोच और लज्जा जुबान पर ताला सा डाल देते, अर्थात किस प्रकार अपनी ये शादी के लिए किस प्रकार कहने जाए, तो जो संकोच और जो लज्जा थी वह जुबान पर ताला डाल देते। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कर सके, अर्थात चाहे कितनी भी निर्भीक दृढ़ निश्चयी हठीली थी, लेकिन जो संकोच और लज्जा थी, उस संकोच और लज्जा के कारण वह 1000 बार निश्चय करके भी पिता से न कह सके। अब फिर से वहाँ से देखिएगा जो कि कुंती ने उन्हें चाय के लिए कहा था, वहाँ से है। अब आपकी दूसरी घटना शुरू हो गई है। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया
और पास ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। क्योंकि मन खुश नहीं रहता तो व्यक्ति किसी भी कार्य को जिस प्रकार करता है जिसके लिए उन्होंने बेमन शब्द का प्रयोग किया। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रखी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने। अर्थात जो आवश्यकताएं वह तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो जाए। इसलिए उन्होंने नमकीन इत्यादि की तरफ तो देखा नहीं, केवल चाय उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधनी हो रही थी। अर्थात कुंती माँ अब अपने आप को अपराधनी समझ रही थी कि उसने ऐसी पुत्री को जन्म ही क्यों दिया। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, यह बात नहीं है। अब उसे उत्सुकता हुई कि फिर क्या बात है। जब आपको वहाँ भी कोई बात नहीं हुई और चेहरे के भाव से इस तरह लग रहे हैं, तो उन्होंने बोला फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कह राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। अर्थात ये क्या है? आपने कहा देखा, अच्छी तरह देखा, और आपके चेहरे के जो भाव भंगिमा वो इस तरह से हैं, जिसके कारण उसने कहा जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। राधा कृष्ण समझा कर कहता हूँ, यहाँ आप लोगों के फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड में तो दो दो लाइन है, थर्ड पैराग्राफ तक आपको पॉइंट्स बनाने होंगे, और आगे तक हैं, लेकिन आपके यहाँ तक 6 पॉइंट बन जाएंगे। इनको आप पेंसिल से वहीं पर बनाते हुए पॉइंट्स लिख दीजिएगा। समझा कर कहता हूँ सुनो, वह लड़का लड़का नहीं आदमी है, तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? मामूली, तुम्हारी गौरी के सामने वह मामूली चपरासी सा दिखेगा। उन्होंने हूँ क्यों बोला? देखा, अच्छी तरह देखा। अब देख करके क्या बताए हैं? तुम्हारी गौरी के सामने वह मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। कुंती बोलो करोगी ब्याह? कुंती विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? क्योंकि भाई आपने चपरासी भेजा है, फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। अर्थात वह देखने सुनने में नहीं खराब है, लेकिन जो उनका रहने का स्टैंडर्ड है वह बहुत खराब है। इसी को कहा गया रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे। अर्थात क्यों उन्हें चपरासी की तरह दिख रहा है? रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं लगती है ना कि जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे। अर्थात भाई पुरुष है तो पुरुष के अंदर पुरुषत्व का गुण होना चाहिए, तो आप इतने अधिक सीधे हैं कि आपके अंदर वह पुरुषत्व का गुण ही नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल। अंडरलाइन आप क्या करेंगे? 35-36 साल। वहाँ देख रहे हैं गौरी की उम्र क्या है? 19 साल है। तो आपको 3 पॉइंट हो गए। रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है, सिधाई हो गई, उम्र 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए वे विवाह करना चाहते, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है, उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया। अर्थात विवाह को लेकर के जो लड़के और लड़की का एक दूसरे के प्रति उत्साह और उमंग रहता है वह सब कुछ शांत हो गया। क्यों? क्योंकि वह तो अपने बच्चों के खातिर ही शादी कर रहे हैं। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं। धाय अर्थात जो काम करने के लिए। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है,
अर्थात मेरी लड़की की तो ये पहली शादी है, उसके अंदर तो उत्साह और उमंग है, वह क्यों किसी के घर में धाय बन करके जाएगी। 2 बच्चे हैं, उम्र 35-36 साल, सिधाई, रूप रंग सब कुछ है, मामूली चपरासी की तरह है, लड़का नहीं है बल्कि वह आदमी है। ये विशेषता है। और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। अर्थात उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वह विवाह अर्थात अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि उन बच्चों के खातिर कर रहे हैं। यहाँ तक आपका कराया गया है। साथ में क्लास 11 पॉइंट्स आप बनाते जाइए। क्यों? मुझे ज़रूरी नहीं है कि आप किताब कॉपी में ही लिखिएगा, कॉपी में जो दिया जा रहा है उसे तो आप करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले सबसे अधिक जो आपके पास सहायक के रूप में कोई चीज़ होती है वो आपकी बुक होती है। तो बुक में पेंसिल से ही आप नंबर डाल दीजिए, पेन इत्यादि से मत डालिएगा। क्यों? क्योंकि उसे आप बुक को मत गंदी करिए, आप पेंसिल से डाल लीजिए और पॉइंट्स बनाते जाइए। और वो पॉइंट्स आपको फिर बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप जा रहे होंगे तो आपको तैयार रहेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं क्यों, अब हर व्यक्ति का पढ़ाने का ढंग और हर व्यक्ति का बोर्ड का अलग होता है। तो क्लास 12th में होता है कि आपको दिया तो थोड़ा सा जाएगा लेकिन आपको लिखना अधिक है। तो उस लिखने अधिक के लिए आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप पॉइंट्स बनाते जाइए। पॉइंट्स बना लेंगे तो फिर आप अंदर में अपने शब्दों, हमें क्या है, हमें जैसे मान लीजिए अगर ये आया कि राधा कृष्ण को वह क्यों नहीं पसंद आया, हमारे पास रटा हुआ है, रूप रंग है, रहन सहन है, 35-36 साल, 2 बच्चे हैं, उत्साह उमंग, अपने बच्चों के लिए धाय। अब इनको ही मैं चाहूँगी तो एक पेज में आराम से उसे बना सकती हूँ। तो हमेशा मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि जब भी आप पढ़ें आप अंडरलाइन करके पॉइंट बना लीजिए और सिर्फ पूरी लाइन को मत अंडरलाइन करिए, सिर्फ एक शब्द को करिए। उस एक शब्द के द्वारा जो शब्द उस लाइन का जो मुख्य पॉइंट है और उस मुख्य पॉइंट को आप अपने शब्दों में बना करके कर सकते हैं।